तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम इस वाले ग्राफ से भी डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल हमेशा इस एरिया के बराबर होती है जो ब्लू कलर के शेड में है। इस वाले में क्या था, दो तरीके के एरिया थे, एक ये रेक्टेंगल का एरिया, एक ट्राइंगल का एरिया। दोनों को हमने निकाला, सॉल्व करा और ऐड कर दिया, तो इस तरीके से हमें डिस्टेंस ट्रेवल मिल गई थी। तो यहाँ पे देखते हैं पढ़ के कि कैसे लिखा हुआ है इन लोगों ने। So you can also determine the distance moved by the car from its velocity time graph। तो हम इससे भी निकाल सकते हैं the area under the velocity time graph gives the distance। तो जो एरिया था इस वेलोसिटी टाइम कर्व के जो ऐसे जा रहा है उसके नीचे जो भी एरिया है उससे क्या मिलता है, हमें डिस्टेंस ट्रेवल मिलती है, या जिसे हम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, मूव्ड बाय कार इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। गिवन इंटरवल क्यों, क्योंकि हमने 10 से 20 मिनट के बीच में निकाला, हमने पूरा नहीं निकाला था, हमने कौन सा निकाला था, 10 मिनट से 20 मिनट के बीच में। इफ द कार वुड हैव बीन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार would be represented by area ABCD under the graph figure 8.6। तो देखते हैं कि ये कह रहे हैं कि अगर ये कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती तो क्या होता, अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होती तो सिंपली इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाता, जैसे कि हमने पिछले वाले केस में करा है। लेकिन यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, तो हमें इस एरिया के साथ हमें ये वाला एरिया भी ऐड करना पड़ेगा ट्राइंगल का। तो यही हमने अब किया है कि इस ट्राइंगल का एरिया भी ऐड करके दिया है। ठीक है, तो ABCD जो था हमारा रेक्टेंगल, उसके अलावा क्या है, सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कार इज चेंजिंग, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है ड्यू टू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। द डिस्टेंस एज ट्रेवल्ड बाय द कार विल बी गिवन बाय एरिया ABCDE। तो इसका क्या होगा, एरिया जो ABCDE उस पूरे के एरिया से ही हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिलेगी इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। तो ऐसा नहीं है कि जो है हमें केवल इस रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, हमें ये पूरा एरिया चाहिए, पूरा एरिया ABCD और E, ये पूरा एरिया चाहिए हमें। तो ये पूरा एरिया हमने कैसे निकाला था, हमने ये एक तो रेक्टेंगल का एरिया ऐड करा था, उसमें ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दिया था। ठीक है, सो सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ car is changing the distance as traveled by the car given by area ABCD under the velocity time graph। तो पूरा एरिया चाहिए हमें। अब वो पूरा एरिया कैसा है, एरिया ABCDE, पूरा एरिया कैसे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD, तो जो रेक्टेंगल का एरिया था, प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADE, जो ट्राइंगल का एरिया है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, सिंपली साइड इंटू साइड, AB इंटू BC, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो अभी फिर से जाके देखते हैं कि बेस और हाइट क्या है इसमें। अभी तो इसमें क्या है, AB इंटू BC। तो रेक्टेंगल में देखते हैं तो क्या क्या हुआ, ये AB इंटू BC, तो सही हो गया ये हमारा रेक्टेंगल का एरिया। अब ट्राइंगल का एरिया देखते हैं, ट्राइंगल का एरिया क्या है हमारा, AD इंटू DE। ट्राइंगल का एरिया है हमारे AD इंटू DE, सो हाफ AD इंटू DE, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये ट्राइंगल का एरिया हो गया। In the case of non-uniform accelerated motion, velocity time graphs can have any shape। तो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, तो अभी तक तो हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखा, एक्सेलरेशन नहीं था तो क्या था, ऐसा फ्लैट आया, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था तो ऐसा ग्राफ आया। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो कैसा ग्राफ आएगा, तो कैसा भी ग्राफ आ सकता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे देखें, तो अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो कैसा आएगा ग्राफ, ये देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, इस टाइप से एक ग्राफ आ गया, तो यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी आ रहा है, देखिए स्ट्रेट लाइन रहा है, बट यहाँ पे वेलोसिटी का कोई वो नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी जा रहा है। ये हमने इसे स्ट्रेट लाइन से दिखाया है, बट लेकिन यहाँ पे डॉट देखिए कहीं पे भी कहीं आ जा रहे हैं, तो वेलोसिटी कभी भी कितनी भी हो जा रही है, कोई फिक्स नहीं है कि इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में ही इक्वली घट रही है। इस टाइप से भी ग्राफ आ सकता है कि पहले वेलोसिटी मान लो बढ़ी, फिर घटी, फिर वेलोसिटी बढ़ी, फिर घटी, तो कैसा भी ग्राफ आ सकता है, किसी भी टाइप का ग्राफ आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, और किसी भी टाइप का ग्राफ हमारा आ सकता है वेलोसिटी टाइम का, अगर हमारा एक्सेलरेशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है।
तो अगर क्वेश्चन आता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, और जीरो एक्सेलेरेशन का क्या ग्राफ आएगा, ऐसे आएगा कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस टाइप से हमारे ग्राफ आएंगे। सो फिगर 8.7 दिस, ये जो अभी हमने देखा फिगर, ये वाला दोनों shows the velocity time graph that represent the motion of an object whose velocity is decreasing with time। तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है ये कैसा दिखा रहा है कि ऐसा ऑब्जेक्ट का मोशन है जिसकी वेलोसिटी टाइम के साथ घट रही है। तो एक्सेलेरेशन कैसा हो गया यहाँ पे, निगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। मीनिंग वो ब्रेक लगा रहा है, स्लो डाउन कर रहा है, वो अपने व्हीकल को ब्रेक लगा रहा है, स्लो डाउन कर रहा है। तो स्लोली स्लोली वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। और तो ये कैसा हो गया, फिगर 8.71a shows a velocity time graph that represent the motion of an object whose velocity is decreasing। velocity decrease हो रही है कैसे, with time। while 8.7b, तो ये वाला 8.7b है दूसरा वाला, shows the velocity time graph representing the uniform non-uniform variation of velocity of the object with time। try to interpret these graph। तो ये कैसा दिखा रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन दिखा रहा है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। तो अब ये कह रहे हैं कि ट्राई टू इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब सोच के देखो कि इस ग्राफ से क्या पता चलता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है इसके बारे में पता करने की कोशिश करो कि ये क्या कहना चाहता है ग्राफ, तो इसे बोलते हैं इंटरप्रेट। तो इंटरप्रेट क्या है, वेलोसिटी पहले बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी। कब घटी और कब बढ़ी वो हम ऐसे करके इस पे लाइन ड्रॉ करके देख सकते हैं कि कब बढ़ रही है, कब घट रही है, और इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कब वेलोसिटी बढ़नी शुरू हुई, कितनी बढ़ी, क्योंकि वो हम इस ग्राफ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के हैं। तो अब ये एक्टिविटी आ जाती है एक्टिविटी 8.9 पर। द टाइम्स ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ अ ट्रेन एट 3 स्टेशंस A, B and C and the distance of station B and C from station A are given in table 8.4। तो अराइवल क्या होता है, जब ट्रेन आती है, डिपार्चर क्या होती है, जब ट्रेन वहां से जाती है। तो इसके टाइम दे रखी है ट्रेन के कि कब आ रही है, कब जा रही है, और डिस्टेंस दे रखी है। सो डिस्टेंस ऑफ स्टेशन बी एंड सी फ्रॉम ए, तो ए स्टेशन से बी और सी स्टेशन की हमें क्या दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, और टाइम ऑफ अराइवल दे रखा है, ट्रेन का अराइवल और डिपार्चर का टाइम दे रखा है। ठीक है, तो ए से तो ए की डिस्टेंस कितनी होगी, 0 हो गई। ए से बी की डिस्टेंस कितनी है, 120 किलोमीटर, और ये 180 जो है वो बी और सी की डिस्टेंस नहीं है, ये किसकी है, ए से ही सी की डिस्टेंस है। तो ए से सी की डिस्टेंस कितनी हो गई, 180। ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 120। तो ऐसे करके ये हमें डिस्टेंस दे रखी है। तो ए पे 0, ए से बी तक डिस्टेंस हो गई हमारी 120 किलोमीटर, और ए से सी तक की टोटल डिस्टेंस 120। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस बी और सी के बीच की डिस्टेंस 60 हो गई। अब यहाँ पे अराइवल टाइम दे रखा है कि कब ट्रेन आई, कब ट्रेन आई। तो ए पे ट्रेन आई, यानी स्टार्ट होने से थोड़ी देर पहले ट्रेन स्टेशन पर लग जाती है। तो 8 o'clock पे सुबह 8 बजे ये ट्रेन लग गई है। ठीक है, अब इसके बाद ये कब चली वहां से, डिपार्चर कब हुआ, डिपार्चर हुआ इसका 15 मिनट्स लेट, 8:15 पे इसका डिपार्चर हो गया। 11:15 पे मॉर्निंग में ये ट्रेन स्टेशन बी पर पहुंच जाती है, और वहां पे भी ये 15 मिनट रुकती है, और 15 मिनट रुक के कितने 11:30 पर ये चल देती है वहां से। इसके बाद सी स्टेशन पे भी कब पहुंचती है, सी स्टेशन पर ये पहुंचती है 13 o'clock, यानी दोपहर के 1 बजे पहुंचती है, और वहां से 1:15 यानी 13:15 पे ये वहां से 1:15 पे वहां से ये चल देती है। तो इस तरीके से ये हमारी ट्रेन है। अब इस ट्रेन के लिए हमने क्या करना है, प्लॉट एंड इंटरप्रेट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ट्रेन अज्यूमिंग दैट इट्स मोशन बिटवीन एनी 2 स्टेशन इज यूनिफॉर्म। तो हमें क्या करना है कि इसका मोशन क्या है, 2 स्टेशन के बीच में यूनिफॉर्म है, और हमने इसके लिए क्या करना है कि हमें ये इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करके दिखाना है। तो देखते हैं कि इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। तो मैं रफली प्लॉट करके बता रहा हूं, आप अच्छे से प्लॉट ग्राफ पे कर सकते हैं। तो इस एक्सिस पे हमारी क्या होती है, डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो डिस्टेंस है, और सबसे ज्यादा डिस्टेंस उसने कितनी चली, 180 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे मार्क लगा लेते हैं
मार्क लगा लेते हैं और 60 में मार्क लगा लेते हैं। ये 60 हो गया, ये हो गया हमारा 120 और ये थर्ड वाला मार्क हो गया हमारा 180। ठीक है, 180। ऐसे ही यहाँ पे 1 आवर के मार्क लगा लेते हैं। 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर। 1, सो यहाँ तो 0 0 है। 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर और 6 आवर, ये आवर्स हो गए हमारे। तो इसी को हम 1 का मतलब 8, तो 0 का मतलब 8 हो गया, तो यहाँ पे 8 लिख लेते हैं। 9, ये 10, 1 आवर का डिफरेंस है। ये कितना हो गया 11, ये 12 o'clock, ये 13 मतलब 1 बज गया, यहाँ 14 और ये आवर्स में है। ठीक है, अब देखते हैं जब 8 o'clock पे तो उसकी डिस्टेंस 0 है। 8:15 यानी थोड़ी देर बाद भी वो 0 है, तो उसके ग्राफ कैसा आया, ऐसे ही सेम आया। तो मैं जो है इस ग्राफ को यहां तक ले गए हम, यहां तक ऐसी है। फिर उसके बाद उसने 8:15 पे स्टार्ट करा चलना और कब तक 11:15 पे वो 120 किलोमीटर चल चुकी थी। तो ये 9, 10, 11 और 11 के बाद 15। इसके बाद यहाँ पे हम जाके देखते हैं वो कितना चल चुकी है, 120। तो यहाँ से यहाँ तक ये कैसे स्ट्रेट लाइन चली, और क्योंकि वेलोसिटी क्या है सेम, तो डिस्टेंस ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में आएगी। तो पहले ऐसे थोड़ा सा रुकी हुई है, रुके हुए का क्या आता है, डिस्टेंस नहीं चेंज हो रही होती, फिर डिस्टेंस चेंज होनी शुरू हो गई। फिर 15 मिनट रुकी है, तो थोड़ा सा इधर रुकी है, हल्का सा रुके हुए आ गई। इसके बाद क्या करा है उसने, फिर चलना स्टार्ट किया है और 13 पे वो 180 किलोमीटर हो गई है। तो यहाँ पे ये कितना 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो 13 पे यहाँ पे आके वो 180 चल दी ऐसे करके स्ट्रेट लाइन, और फिर 15 मिनट रुक गई। तो ये हमारा ग्राफ आ गया। तो कैसे ग्राफ आया, पहले 15 मिनट रुका हुआ, फिर 3 आवर्स चलते हुए, फिर 15 मिनट रुकते हुए, फिर 1.5 आवर चलते हुए, फिर 15 मिनट्स रुकते हुए। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ आ गया है इसका।